नमस्कार दोस्तों, मैं बसंत शर्मा अपने YouTube चैनल बीके शर्मा एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो कैलेंडर का पार्ट 2 है और कैलेंडर के पार्ट 2 में हम कैलेंडर के जो मुख्य बिंदु हैं उन बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे जो आप सभी के सामने मैंने नोट किए हुए हैं। पहला जो बिंदु है वह है साधारण वर्ष, दूसरा बिंदु लीप वर्ष या अधिवर्ष और चौथा बिंदु है तीसरा बिंदु है विषम दिन। दोस्तों, इन बिंदुओं के माध्यम से हम कैलेंडर के जो बेसिक वन लाइनर क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं उन सभी को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए दोस्तों, पहले के पैटर्न में और आज के पैटर्न में बहुत चेंजिंग आई है और वो चेंजिंग क्या आई है वो यहाँ इस वीडियो को देखने पर आप सभी को पता चलेगा। देखिए, पहले जो क्वेश्चन हमें पूछे जाते थे एग्जामिनेशन में वन लाइनर क्वेश्चन, वो यहाँ से पूछे जाते थे साधारण वर्ष और लीप वर्ष में से। लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं वो दोस्तों विषम दिन, अर्थात आपसे डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन कर सकता है एग्जामिनर कि बताइए 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, या एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, या फिर लीप वर्ष या अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, या आपको कोई भी कितने भी डेज दे सकता है और उन डेज के आधार पे आपसे पूछ सकता है कि बताइए 100 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब हमें इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। साधारण वर्ष, पहले हम बात करें तो बेसिक सी चीज है कि जब एक वर्ष है तो उस वर्ष में माह कितने होंगे। यह आप सभी को पता है कि चाहे वो साधारण वर्ष हो चाहे वो लीप वर्ष हो, उसमें वर्ष कितने होते हैं, वो माह कितने होते हैं, 12 माह होते हैं। अब बात करें तो यहाँ दिनों का फर्क है। तो दिनों का फर्क है यहाँ पर साधारण वर्ष में यदि हम डेज की बात करें दोस्तों तो कितने डेज होते हैं, 365 डेज। लेकिन यही बात हम लीप वर्ष के माध्यम से करें, लीप वर्ष के अंतर्गत करें तो यहाँ जो डेज होते हैं वो डेज कितने होते हैं दोस्तों, 366 डेज होते हैं। अब ये डिफरेंट कैसे आया, देखो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने विस्तार पूर्वक आपको समझाया था कि लीप वर्ष के बारे में यदि हमें पूछा जाए तो हम लीप वर्ष की पहचान कैसे कर सकते हैं। मान लीजिएगा कि आपको यहाँ पर 2004 वर्ष दिया गया है और इस वर्ष में मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट के 2 डिजिट हैं इनमें आप 4 से डिवाइड करें और यदि पूरा भाग जाता है तो वह क्या है, साधारण वर्ष नहीं है, लीप वर्ष या अधिवर्ष होगा। और यदि पूरा भाग नहीं जाता है, पूरा भाग, तो वह क्या कहलाएगा, साधारण वर्ष कहलाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर चर्चा करें कि 2004 वर्ष क्या है, एक लीप वर्ष है। और इसी के साथ मैंने एक एवरेज भी आपका निकाल कर बताया था कि ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर का जो एक वर्ष होता है उस एक वर्ष की अवधि, एक वर्ष की अवधि कितनी होती है, उस अवधि के बारे में भी मैंने बताया था। तो आप सभी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और जिसको नहीं पता वो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ जो एक वर्ष की अवधि है, यहाँ पर मैं साधारण वर्ष और लीप वर्ष दोनों की चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ कमांड में चर्चा कर रहे हैं कि एक वर्ष की जो अवधि है वो पूर्ण रूप से कितनी अवधि होती है। तो यहाँ 365 दिन होते हैं, 5 घंटे होते हैं और 47 मिनट होती है और 12 सेकंड होती है। तो दोस्तों, यहाँ एक वर्ष की अवधि जो होती है वो 365 दिन, 5 घंटे 47 मिनट और 12 सेकंड की अवधि यहाँ पर एक्चुअल जो अवधि आती है हमारी, वो निर्धारित अवधि कितनी आती है, 365 दिन, 5 घंटे 47 मिनट और 12 सेकंड की अवधि एक वर्ष की अवधि मानी गई है। और यदि बात करें तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष में क्या फर्क होता है, तो यहाँ एक दिन का फर्क होता है। दोस्तों, यहाँ देखिए, हमें जो साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाने के लिए 3 वर्ष के बाद में, अर्थात प्रत्येक चौथा वर्ष क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। और यदि हम चारों वर्षों की या फिर कमांड में यह कहूं कि एक वर्ष की हम अवधि निकालें तो कितनी अवधि आती है, 365 दिन, 5 घंटे 47 मिनट और 12 सेकंड की अवधि यहाँ पर निर्धारित है। अब बात करते हैं दोस्तों इससे आगे की कि देखिए ये जो एक दिन का अंतर है वो कौन से माह में आता है। तो देखिए
जो लीप वर्ष होता है उस लीप वर्ष के बारे में आप सभी को पता है कि लास्ट के 2 डिजिट में आपको क्या करना है, 4 से भाग देना है। पूरा पूरा भाग जाता है तो वह हमारा लीप वर्ष होगा, और यदि भाग पूरा नहीं जाता है और कुछ ना कुछ रिमाइंडर उसमें बचता है तो वह क्या कहलाएगा, साधारण वर्ष कहलाएगा। तो यहाँ देखिएगा, कुछ मैं साधारण वर्ष यहाँ पर लिख रहा हूँ और कुछ मैं लीप वर्ष भी आपको बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा प्रत्येक चौथा वर्ष, तो 2004 से हम स्टार्ट करें तो प्रत्येक चौथा वर्ष यदि इसमें 4 में प्लस कर दूं तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2008। इसी के अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे तो 2012, इसी के अकॉर्डिंग हम आगे चले तो 2016, 2020 और 2024। इसी के अकॉर्डिंग यदि हम पीछे चलते हैं तो यहां से मैंने पीछे गया तो देखिए 2000 का वर्ष आता है। यह 2000 का जो वर्ष है दोस्तों, यहां हमारे पास लास्ट के 2 डिजिट जो मिल रहे हैं वो 00 मिल रहे हैं, और जहां आपको लास्ट के 2 डिजिट यदि 00 मिल जाते हैं तो आप क्या समझिएगा, वह वर्ष नहीं है, वह शताब्दी है। वह क्या है, शताब्दी है। और शताब्दी के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि 2 तरह की शताब्दी होती है, एक साधारण शताब्दी और एक लीप शताब्दी। इनमें क्या फर्क है दोस्तों, तो यहां जो भी आपको शताब्दी मिले उस शताब्दी में आप 400 का भाग देके देख लें। 400 का भाग यदि पूरा पूरा जाता है तो वह लीप शताब्दी होगी, और यदि पूरा भाग नहीं जाता है और कुछ रिमाइंडर शेष बचता है तो वह कौन सी शताब्दी होगी, साधारण शताब्दी। इसी के साथ मैंने एक बात और आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि यदि वह साधारण शताब्दी है तो उसकी काउंटिंग जो होगी वो साधारण वर्ष में होगी, और यदि लीप शताब्दी है तो उसकी काउंटिंग लीप वर्ष में होगी। वो हम चर्चा आगे करेंगे। देखिए कैसे काउंटिंग करेंगे। जब हम यहाँ पर विषम दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे तब हमें आवश्यकता पड़ेगी कि जो लीप शताब्दी है उसे हम लीप वर्ष में ऐड करें या फिर साधारण वर्ष में। तो वहां पर मैंने बताया कि यदि लीप शताब्दी है तो लीप वर्ष में ऐड करेंगे, और यदि साधारण शताब्दी है तो उसे साधारण वर्ष में काउंटिंग करेंगे। बात करते हैं दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हम चले पीछे तो देखिए 365 दिन होते हैं यहाँ पर साधारण वर्ष में, और कुछ वर्ष यहाँ पर देखें तो 2001, 2002, 2003, 2005 ये तो हो गए इसके आगे की। और यदि हम पीछे की चर्चा करें तो 1999 और इससे पहले 98, 97, लेकिन यदि 96 को देखते हैं तो यहाँ 4 का भाग पूरा पूरा जाता है 24 बार, और यह क्या हो जाता है, एक लीप शताब्दी या सॉरी लीप वर्ष हो जाता है। तो 1996 क्या है, एक लीप वर्ष है। तो इसी अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, लीप वर्ष और साधारण वर्ष की पहचान करनी है। अब देखिए यहाँ जो इंपॉर्टेंट जानकारी है हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। कौन कौन सी जानकारियां हैं जो हमें एग्जामिनर पूछ सकता है वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से। डेज होते हैं 365, यहाँ डेज होते हैं 366। बात करें तो यहाँ पर हमें सप्ताह पूछ सकता है। दोस्तों आप सभी को पता है कि सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7 होते हैं। 7 दिनों के यदि हम 365 को 7 से डिवाइड करें तो 52 बार जाता है पूरा पूरा भाग, और यहाँ पर एक जो शेष बच जाता है, एक जो रिमाइंडर बच जाता है, वह काउंटिंग किसमें होगा, विषम दिनों में। अब छोटी सी चर्चा हम कर लेते हैं कि विषम दिन होते क्या हैं। हमें डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि विषम दिन होते क्या हैं। तो दोस्तों यहां देखिएगा, दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो रिमाइंडर या शेषफल बचता है वह क्या कहलाता है, वह विषम दिन कहलाता है। एक छोटी सी चर्चा और यहां पर करेंगे कि जो विषम दिनों की संख्या होती है, विषम दिनों की जो संख्या होती है वह संख्या 0 से 6 तक होती है। इसका मतलब 6 से अधिक नहीं होती, 6 से अधिक नहीं होती। तो दोस्तों मैंने कहा कि विषम दिनों की हमें पहचान करनी हो, विषम दिन हमें निकालने हो तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे जो दिनों की संख्या होगी। और यहाँ पर दिनों की संख्या कितनी है, 365 है। हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या बच गया, 1, और जो रिमाइंडर बचा है वह किस में ऐड होगा, तो विषम दिनों में ऐड होगा। और यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए कि साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं तो आपका जवाब आना चाहिए 1।
इसी के अकॉर्डिंग हम चर्चा करेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ यदि हम वीक की बात करें, सप्ताहों की, तो सप्ताह तो वही 52 रहेंगे। और चर्चा करें तो इसके बाद में जो रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर कितना बचा है? 2 रिमाइंडर बचा है। और जो 2 रिमाइंडर बचा है वह क्या कहलाएगा? वह विषम दिन कहलाएगा। और यदि यहां पर आपसे पूछे कि बताओ लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो 2 विषम दिनों की संख्या होगी। चर्चा करें इसके अकॉर्डिंग, हम इसी कड़ी में आगे की चर्चा करें तो साधारण वर्ष में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए यहां डेज हो गए, फिर सप्ताह हो गए। अब यहां पर चर्चा करें तो प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होते हैं? समान वार के होते हैं, समान वार के होते हैं। जैसे मैं कहूं कि 1 जनवरी को यदि सोमवार है, किसी साधारण वर्ष के 1 जनवरी को यदि सोमवार है, तो बेशक 31 दिसंबर को क्या वार होगा? 31 दिसंबर को भी वही वार होगा, सोमवार। और यही चर्चा हम यहां पर करें तो दोस्तों देखिए, जो प्रथम दिन होता है उससे यदि सोमवार है और आपको अंतिम दिन के बारे में पूछे तो आपका जवाब होगा 1 प्लस करके। और वो कैसे होगा? क्योंकि यहां पर जो फरवरी का मास है दोस्तों, उसमें कितने दिन आए हैं? 29 दिन। और यहां कितने दिन आते हैं? यहां फरवरी मास में 28 दिन आते हैं। तो यही फर्क है कि यहां पर फरवरी मास में 28 दिन है और यहां पर फरवरी मास में 29 दिन है। तो यहां पर 1 दिन आगे चलना होगा। और यहां पर जो हमें वार पूछा जाता है तो हम एज इट इज ऐसे की ऐसे रख सकते हैं कि यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या वार होगा? वही वार होगा। लेकिन यही क्वेश्चन हमें अकॉर्डिंग लीप वर्ष के पूछ ले तो लीप वर्ष में हम क्या कहेंगे कि 1 दिन हमें आगे चलना होगा। अर्थात 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को क्या वार होगा? मंगलवार होगा। जस्ट इससे हम आगे की कड़ी में चर्चा करें दोस्तों, तो यहां देखिए अगले वर्ष में जाने के लिए, किसी भी साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए एक वार आगे चलना होगा, एक वार आगे चलना होगा। और यदि यही चर्चा हम यहां करें कि किसी लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने हेतु कितने बार आगे चलना पड़ेगा? 2 बार आगे चलना पड़ेगा, 2 बार आगे चलना पड़ेगा। और यदि यही क्वेश्चन आपको इसके बिल्कुल उल्टा पूछ लिया जाए और कह दिया जाए कि बताइए किसी साधारण वर्ष में पिछले वर्ष में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो दोस्तों पिछले वर्ष में जाने हेतु 1 दिन पीछे चलना होगा, दिन कह दीजिए या यहां वार कह दीजिए। और यही क्वेश्चन यहां पूछा जाता है कि दोस्तों यदि पिछले वर्ष में जाने हेतु, किसी लीप वर्ष से पिछले वर्ष में जाने हेतु क्या करना होगा? 2 बार पीछे चलना होगा। अब दोस्तों हमने इतनी जानकारी प्राप्त कर ली कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, सप्ताह 52 होते हैं, रिमाइंडर जो बचता है वह विषम दिनों में काउंट होता है। और विषम दिन कितने होते हैं एक साधारण वर्ष में? 1 होता है। और यहाँ प्रथम दिन और अंतिम दिन की हम चर्चा करें तो समान वार के होते हैं। इसके बाद हमने बात की कि जो प्रथम दिन होता है वो 1 जनवरी का होता है। यदि 1 जनवरी को, साधारण वर्ष की 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को क्या वार होगा? वही वार होगा, यानी समान वार होगा। बात करें तो किसी साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए 1 दिन आगे चलना होता है और पिछले वर्ष में जाने के लिए 1 दिन पीछे चलना होगा। यही चर्चा हमने लीप वर्ष में भी करी कि डेज जो होते हैं वो 366 दिन होते हैं, क्योंकि यहाँ फरवरी मास क्या हो जाता है? एक अधिमास के रूप में 29 दिन के साथ प्रकट यहाँ पर दिखाई देता है। बात करें प्रथम दिन और अंतिम दिन की तो यहाँ 1 बार आगे चलना होता है। यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या वार होगा? 1 दिन इसमें ऐड करके हम लिखेंगे मंगलवार होगा।
बात करें कि किसी लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए हमें क्या करना होता है, 2 दिन आगे चलना होता है। और यदि पिछले वर्ष में चलते हैं तो हमें क्या करना होता है, 2 दिन पीछे की ओर चलना होगा। लेकिन दोस्तों यहां एक शर्त और आपको याद रखनी है, और वो शर्त क्या है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं इसको इरेज करता हूं और फिर बताता हूं कि वो शर्त क्या है। दोस्तों हमने चर्चा करी कि जो लीप वर्ष होता है उसमें यदि आपको अगले वर्ष में जाने के लिए कहा जाए, जैसे मान लीजिएगा कि यहाँ कोई 2004 वर्ष है और 2004 वर्ष से आपको 2005 में जाना है, तो आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है कि आप 2 दिन यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी 2 बार आगे चलेंगे। लेकिन यही क्वेश्चन आपको एक शर्त के साथ यदि पूछ लिया जाता है, जैसे सपोज दैट मैं यहाँ 2 क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं और उन दोनों क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ देखिए, पहला मेरा क्वेश्चन है 1 जनवरी 2008 को यदि सोमवार हो तो 1 जनवरी 2009 को क्या वार होगा। और दूसरा क्वेश्चन मेरा है यही क्वेश्चन कि 15 फरवरी 2008 को यदि सोमवार है तो 15 फरवरी 2007 को क्या वार होगा। दोस्तों यहां हमें थोड़ा सा ध्यान लगाना है और थोड़ा सा ही यदि हम गौर करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम 2 दिन वार आगे चलेंगे या 2 दिन पीछे चलेंगे या 1 दिन पीछे चलेंगे या 1 दिन आगे चलेंगे। तो दोस्तों इसके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं। यदि लीप वर्ष की 29 फरवरी बीच में आती है तो आपको 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे चलना है, और यदि 29 फरवरी बीच में नहीं आती है तो आपको वही साधारण वर्ष की शर्तें लागू करनी है, 1 दिन आगे या 1 दिन पीछे चलने वाली। बशर्ते देखिए 1 जनवरी 2008 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2009 को क्या वार होगा। दोस्तों यहां देखिएगा 2008 क्या है, एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष होने के साथ साथ यहां पर जो 29 फरवरी आ रही है वो 1 जनवरी के बाद आ रही है, क्योंकि हमें आगे चलना है। 2009 में चलेंगे तो 2008 की क्या आएगी, 29 फरवरी बीच में आएगी, और यहां पर हम +2 करेंगे तो यहां वार क्या लिखेंगे, बुधवार। अब यही क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए कि दोस्तों यहां पर यदि क्वेश्चन चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, यहां पर क्वेश्चन चेंज करके आपको बोल दिया जाता है 15 मार्च 2008 को सोमवार हो तो 15 मार्च 2009 को क्या वार होगा। तो दोस्तों यहां हमारा बुधवार नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर देखिएगा 15 मार्च 2008 लीप वर्ष है और 8 से आगे चल रहे हैं, जबकि 29 फरवरी जो है वो हमारी मार्च से पहले रह चुकी है, इसलिए वो 29 फरवरी यहां ऐड नहीं होगी, और बशर्ते हमें क्या करना होगा, 1 दिन आगे चलना होगा, क्योंकि फरवरी का मास जो आ रहा है वह 2009 का यहां पर मिल रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, +1 करेंगे और एज इट इज हमारा आंसर क्या आ जाएगा, +1 करते ही हमारा आंसर मंगलवार आ जाएगा। और इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन देखें, 15 फरवरी 2008 को सोमवार है तो 15 फरवरी 2007 को क्या वार होगा। दोस्तों वही बात यहां पर है कि 15 फरवरी 2008 से हम आगे चल रहे हैं, तो देखिए क्या 29 फरवरी आपको बीच में मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, और मिलेगी तो इसका मतलब आपको +2 करने हैं, और +2 करने हैं तो आप क्या करेंगे, +2 करके आप बुधवार का आंसर लिख सकते हैं। लेकिन यहां आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको पिछले वर्ष का पूछ लिया है, आगे नहीं चलना, यहां क्या करना है, पीछे चलना है। 2007 का पूछा है और 2008 का जो फरवरी मास है उसकी 29 तारीख आगे रह गई है और हमें चलना है पीछे, तो यहां फरवरी मास कौन सा आएगा,
2007 का आएगा, और 2007 का फरवरी मास जो 15 तारीख के बाद का आ रहा है उसमें 29 तारीख नहीं आती, इसलिए हमें +2 नहीं करना, इसलिए यहां +1 करके हमें आंसर लिखना है मंगलवार। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि बहुत अच्छे से ये डिफरेंट आपको समझ में आया होगा। एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से समझ पाओगे। इसी के साथ हम चर्चा करते हैं दोस्तों अब विषम दिनों की। जो विषम दिन होते हैं और विषम दिनों के बारे में हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों बात हमने की कि विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दिनों की संख्या में 7 का भाग देते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वह क्या कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। और इसी के साथ साथ यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए 100 दिनों में विषम दिन कितने होंगे, दोस्तों पहला क्वेश्चन यही है कि 100 दिनों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 में 7 का भाग देते हैं, 14 बार पूरा पूरा भाग गया और रिमाइंडर कितना बच गया, 2, जो हमारे क्या होगा, आंसर होगा। आंसर क्या होगा, 2 आंसर होगा। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं या विषम दिनों की संख्या क्या होगी। दोस्तों वही आपको प्रोसेस करनी है। 365 में आपको 7 का भाग देना है, 364 पूरा पूरा कट गया 52 बार, और यहाँ क्या बच गया, एक रिमाइंडर बच गया जो हमारा आंसर के रूप में आ गया। बात करें तीसरा क्वेश्चन कि लीप वर्ष या अधिवर्ष में आपके जो विषम दिन होंगे वो कितने होंगे। तो दोस्तों 366 में यदि हम 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा। और अब चलते हैं हम आगे की प्रोसेस जो होती है कि आपको यदि एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेता है कि बताइए 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों इसके पहले जो मेरा पहला वीडियो था कैलेंडर के ऊपर, जो मेरा बेसिक पहला वीडियो था, उसको आप एक बार गौर से देखिएगा। वहां पर मैंने चर्चा करी है दोस्तों कि आपसे क्वेश्चन किस किस तरीके के पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि एक क्वेश्चन जो पहले की एग्जामिनेशन में पूछा गया है, लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, या लीप वर्ष कितने होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ही यहां पर बनता है कि आपसे चौथा क्वेश्चन मैंने किया, लगातार 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या। दोस्तों यहां हमें लीप वर्ष और अधिवर्ष और जो हमारी लीप शताब्दी है वो भी यहां पर काम में आने वाली है। दोस्तों यहां पर हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसे आप गौर से पढ़िए। लगातार 400 वर्षों की यहां बात की जा रही है, तो लगातार 400 वर्षों के अंतर्गत हमारे 1 से लेकर 400 तक के वर्ष यहां पर शामिल हो रहे हैं, और 1 से लेकर 400 तक पहुंचने के लिए हमें पहले 100 वर्षों का विषम दिन निकालना होगा, फिर 200 का, फिर 300 का और फिर 400 का। यदि आप 100 वर्षों का निकाल लोगे तो उम्मीद करता हूं कि आपको चाहे से 1000 वर्षों के पूछ ले, आप एग्जैक्ट आंसर दे पाएंगे। देखिए कैसे, 1 से लेकर यदि 100 तक हम चलते हैं तो दोस्तों इन 100 वर्षों में कुछ तो साधारण वर्ष होंगे और कुछ जो होंगे वो लीप वर्ष होंगे। अब कौन से साधारण वर्ष कितने होंगे और लीप वर्ष कितने होंगे उनकी चर्चा करें तो दोस्तों यहां देखिए 25 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ 25 लीप वर्ष नहीं होकर कितने होंगे, 24 लीप वर्ष होंगे, और 76 क्या होंगे, साधारण वर्ष होंगे। यहाँ 24 क्यों हुए, क्योंकि यहाँ जो 100वीं शताब्दी है, 100वां वर्ष जो है वो क्या है, एक शताब्दी है, और लीप शताब्दी की जानकारी करने के लिए हमें क्या करना होगा, 400 से डिवाइड करना होगा। यदि 400 से पूरा पूरा भाग जाता है तो वह लीप शताब्दी है, और उसे हम लीप शताब्दी की जो लीप वर्ष है उसमें काउंट करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, 100 है जो 400 से बहुत कम है, 400 का भाग यहाँ नहीं जा रहा, इसलिए इसे हम किस में काउंट करेंगे, साधारण वर्ष में काउंट करेंगे। यही बात करें तो 76 और 24 को यदि हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर नहीं आने वाला। तो क्यों नहीं आने वाला, देखिए साधारण वर्ष जो होते हैं, साधारण वर्ष में मैंने कितने विषम दिन बताए थे, एक विषम दिन, तो यहाँ 76 हो गए। लेकिन यहाँ एक लीप वर्ष में मैंने कितने विषम दिन निकाल के बताए, 2, और यहाँ पर 24 × 2 करेंगे तो दोस्तों 48 आएगा, और इनको हम ऐड करेंगे तो 8 से 14 मतलब 124 आएगा। और 124 को यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों यहाँ देखिएगा
7 एकम 7 बच गए 5 और 54 हो गए, मतलब 49, और यहाँ 5 जो हमारा रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या है वो कितनी है, 5 है। दोस्तों यहाँ पर मैंने 100 वर्षों की आपको निकाल के बताई, कितने विषम दिन आए, 5 आए। मैं बात करूं 200 वर्षों की, तो 200 वर्षों में कितने आने चाहिए, 10 आने चाहिए, लेकिन 10 क्या है, संख्या ज्यादा है। विषम दिनों की संख्या कितनी हो सकती है, 0 से 6। इसका मतलब 7 का भाग देंगे और जो आंसर, जो रिमाइंडर हमें मिलेगा वह क्या होगा, विषम दिन होगा। तो यहां हमने क्या किया, 3 लिख दिया। बात करें 300 की, तो 300 को यदि हम 5 यहां पर है तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आया, जो क्या है 6 से अधिक है, इसलिए हम 7 से डिवाइड करेंगे और एक जो शेष पर रहेगा वह क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बात करें 400 की, तो दोस्तों 400 में यहाँ 5 को मल्टीप्लाई 4 से किया तो 20 आ गया, लेकिन यहाँ जो 400वां वर्ष है वह क्या है, एक लीप शताब्दी है, जिसे हमने लीप वर्ष में काउंट किया है। इसके लिए यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा और यहाँ टोटल हुए 21, और 21 में यदि हम 7 का भाग देते हैं तो 0 रिमाइंडर बचता है। इसलिए हमारा आंसर जो था लगातार 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोस्तों बात करें यहाँ 500 वर्षों में, आपको पूछा जाए कि बताइए 500 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो आपको ज्यादा नहीं सोचने की जरूरत, जो 400 है 400 तक हमने बात कर ली। अब 500वां वर्ष यहां लिख दीजिएगा। जो 100वें वर्ष के, जो 100 वर्षों में निकल कर आए थे वही 500 वर्षों में निकल कर आएंगे। बात करें 600 की, तो जो 200 के अंतर्गत हमारे विषम दिन आए थे वही 600 में आएंगे। जो 700 में आपको पूछा जाए तो 300 वाले, और यदि 800 में पूछा जाए तो दोस्तों वही 400 वाले निकल कर आएंगे। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको आज के सेशन में समझने को मिला होगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा सभी। बात करें तो दोस्तों एक विशेष जानकारी आपको मैं देना चाहता हूं कि उम्मीद करता हूं आपके पास बहुत सारे नोट्स होंगे, बहुत सी बुक्स होंगी रीजनिंग की, तो उनमें भी यदि कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है जो आपको समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है या फिर उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है, तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जैसे ही उसको रीड करूंगा आपको आंसर